एक बार पुनः दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है और बार बार स्वतंत्रता दिवस की आपको बधाई। आपको जाना पहचाना चेहरा, जिनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मीडिया जगत इनको मीडिया गुरु के नाम से जानता है, क्योंकि आप एक शिक्षाविद रहे, इतिहासकार रहे, और जो भी आपने लिखा पढ़ा या बोला वो आज तक इनके पढ़ाई स्टूडेंट फॉलो करते हैं। और कल भी एक घटना हमारे सामने घटी थी, तो इसलिए उस पर हम बाद में जाएंगे। हम सीधे सवाल पे आते हैं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस पे ये शो आपके सामने कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप माथुर साहब हैं, जो मास कॉम के प्रोफेसर रहे और मीडिया की धारा इनसे होकर के गुजरती थी। आज लगभग सभी चैनलों में बड़े बड़े पोस्टों पे, छोटे छोटे पोस्टों पे आपके पढ़ाई स्टूडेंट कहीं न कहीं देश के किसी न किसी शहर में मिल जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है आपका ये गौरव, ये सम्मान। हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप अपने शिष्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल किया। स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन है और ये देश ऐसा है जो कि हमें तमाम बातों को गंभीरता से सोचने का मौका देता है। देखिए, हमको 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन तब भारत बहुत गरीब था। अब यहाँ पर समझिए कृषि बहुत का बिल्कुल विकास नहीं हुआ था, उद्योग धंधे थे ही नहीं बिल्कुल। आपको शायद सुन के ताज्जुब हो कि हम तब तक जो है अपना सेफ्टी पिन और ये छोटी चीज़ें भी नहीं बनाते थे, ये बाहर से आती थी। तो सवाल हुआ कि देश का जल्दी से जल्दी आर्थिक विकास किया जाए। आर्थिक विकास के लिए एक प्लानिंग की गई और भारत जो है आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ा। उस वक़्त हमारा ये नारा था कि भई हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, अब हमको आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जैसा आप सब जानते हैं, भारत का की जो इकोनॉमी है इसने बहुत ग्रो किया और आज हम दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन हमको अब इस वक़्त एक और स्वतंत्रता की आवश्यकता है और ये स्वतंत्रता है, हमको एक वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है और हमको स्वतंत्रता जो है उन पुराने पाखंडी विचारों से, घिसी-पिटी थिंकिंग से, धर्मांधता से और ये समझिए कि एक ख़ास तरह के जो है एक सोच के विचार के अभाव से हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और आवश्यकता ये है कि अगर हम सचमुच आधुनिक देश बनना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हमारे पास कल कारखाने हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हवाई जहाज़ हो, एयरपोर्ट हो, हमारा चिंतन जो है वो भी प्रगतिशील होना चाहिए। वो समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब आप देखें कि तमाम और देश जो हैं, आर्थिक प्रगति के साथ-साथ जो है अपनी एक वैचारिक प्रगति भी कर रहे हैं। तो शायद हमको जो है एक वैचारिक प्रवृत्ति की आवश्यकता है और इसके लिए हमको पूर्वाग्रहों से और पुराने समझिए कि सुपरस्टिशन से स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जी, हम आज स्वतंत्रता दिवस पे विशेष तौर पे राष्ट्रध्वज के बारे में कुछ जानकारी आपसे चाहेंगे। आप एक इतिहासकार हैं, लेखक हैं, शिक्षाविद हैं। राष्ट्रध्वज 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ही फहराया जाता था पिछले दशकों में। लेकिन अभी राष्ट्रध्वज के बारे में कुछ ऐसा है कि हर घर तिरंगा, तो ऐसा कौन सी क्रांति आई जो हर घर तिरंगा की बात? देखिए, एक तो बात आपको ये समझनी चाहिए कि तिरंगा जिसको हम कहते हैं, ये हमारा राष्ट्रध्वज जो है 3 स्टेजेस में हमारा राष्ट्रध्वज बना। पहले तो ये समझिए 27 जुलाई को आज़ादी से पहले एक प्रस्ताव पारित करके ये कहा गया कि जब भारत स्वतंत्र होगा, तो इसका राष्ट्रध्वज जो है तिरंगा होगा। उसके बाद जब हमको स्वतंत्रता मिली जिस दिन, उस दिन कहा गया कि ये जो है हमारा राष्ट्रध्वज है और हमने इसको राष्ट्रध्वज के रूप में अपने स्वतंत्र भारत का एक प्रतीक बनाया है। इसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना, तब हमने इसको उसको संविधान में डाला और के बाद ये हमारे देश का एक समझिए बिल्कुल प्रतीक बन गया। और ये जैसा आप जानते हैं इसमें 3 रंग है और अशोक चक्र है जिसके बीच में 24 जो है इसमें से शाखाएँ निकल। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आपसे
एक सवाल जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि इसके राष्ट्रीय ध्वज के कुछ नियम भी हैं। फहराने के, निकालने की, इसको लेकर के अक्सर चर्चाएँ गर्म हो जाती हैं। अभी हाल में ही एक जुलाई के लास्ट वीक में केरला उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया राष्ट्रध्वज के बारे में। और अभी केरला उच्च न्यायालय ने राष्ट्रध्वज पे एक फैसला दिया है। उस फैसले में उसका जिस्ट ये था कि मतलब कोई जानबूझ के गलती राष्ट्रीय अपराध या झंडे के प्रति अपराध नहीं है, ये चूक माना जाएगा। इस बारे में हम थोड़ा सा आपसे नहीं देखिए, ऐसा है, एक सीधी सी बात ये है कि हमको राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। बेसिक बात ये है। अब सम्मान किस तरह किया जाए, कि क्या शर्तें हों, इसके बारे में जो है समय-समय पर जो है चिंतन होता रहता है, सरकार के नियम भी आते रहते हैं। मुख्य बात ये है कि आप किसी भी तरह से राष्ट्रध्वज का अपमान ना करें। वो ज़मीन में ना घिसे, वो ऐसा ना हो कि कोई उसके साथ कोई बात खराब हो। वो एक हमारे सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। जो केरला हाई कोर्ट ने जो किया है, वो ये किया है कि किसी ने राष्ट्रध्वज लगाया और उसके बाद वो जो है, उस दिन जो है 2 दिन के तक और लगा रहा। तो उसकी शिकायत कर दी गई, उस पर मुकदमा चला और ये उसको शायद ये कहा गया कि तुमने ये बहुत गलत किया है, तमाम उसमें हुआ। तो केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर मान लीजिए वो निर्धारित दिनों से ज़्यादा उससे अगर राष्ट्रध्वज फहरा लिया, वो कोई इतनी समस्या नहीं कि आप उसको सज़ा दें मतलब। जब तक कि वो राष्ट्रध्वज का उससे कोई की अवमानना तो करी नहीं। जो अगर कर लिया तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो आप उसको जो सज़ा दें, शायद भूल हो गई होगी। यह सुनकर के तो हमारे हर नागरिक को गर्व होगा। लेकिन इसके लिए जो मैं पढ़ा था, वो ये था कि किसी ने शिकायत नहीं करी थी। वो महोदय एक नगर पालिका के सचिव थे, जिन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया था, जिनका नियम था कि उन्हीं को फहराना है, और 2 दिन नहीं उतरा। इन दरोगा जी को अचानक ऐसा लगा कि नहीं, ये गलत हुआ है, तो उन्होंने तमाम धाराएँ लगा दी। और माननीय उच्च न्यायालय का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसी दिन मैटर आया और उसी दिन उन्होंने फैसला दे दिया। जैसा आपने कहा, यह सुन कर के हमारे दर्शक भी गर्व से भर गए होंगे कि नहीं, राष्ट्रध्वज का हमें हर स्थिति में सम्मान करना है। हुँ। आगे आपसे मैं एक बहुत अहम सवाल करना चाहता हूँ कि राष्ट्रध्वज के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में जी, जिंदल। जी, एक जिंदल का केस आया, जो कि जिंदल साहब भी जो है, नवीन जिंदल जी, वो भी अमर हो गए इसको लेकर के। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले में क्या विशेष बात कही कि जो आज तक वो हर घर तिरंगा तक पहनते? नहीं देखिए, ऐसा है कि अभी तक ये माना जाता था कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसको फहराने का अधिकार जो है कुछ सीमित लोगों को है। सरकार को है, कुछ संस्थाओं को है, हाई कोर्ट को है, जैसा आप जानते ही हैं, विधानसभा को है, सबको है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि नहीं, ये अधिकार आम नागरिक को है। और ये जो है अधिकार जो है उसका उपयोग जो है किसी भी राष्ट्रीय गौरव के दिन कर सकता है। स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, महात्मा गांधी के की जन्म शताब्दी हुई, किसी भी ऐसे दिन जो है जबकि आपको राष्ट्र को के प्रति अपनी कृतज्ञता देनी पड़ती है, उस दिन इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आम आदमी को भी ये सब पूरा हक है कि ये सब किया जाए। अब आप देखते हैं कि जो हमारी सरकार है, इसने इस चीज़ को और भी ज़्यादा लिबरल कर दिया है और अब तो ये हो रहा है, हर घर में तिरंगा वाली बात हो रही है मतलब, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। सारे देश को, बच्चों को, सबको जो है तिरंगा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसके प्रति आदर करने के बारे में संज्ञानित करना आवश्यक है। और हम समझते हैं कि ये जो है एक आम जनता में राष्ट्रीयता की और राष्ट्रीय भावना की चेतना जागृत करने के लिए आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया। अभी पिछला हम लोग जो शो किए थे, वो भारत छोड़ो आंदोलन पे किए थे, उसी से रिलेटेड कि कितनी मुश्किल से मुझे ये आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हमें संभाल के रखना है, जिसका एक प्रतीक हमारा तिरंगा है। और जब ये ओपन हुआ, ओपन फॉर ऑल, तो अभी इस पे जो सरकार काम कर रही है, वो तो खैर सराहनीय है। मैं ये चाहता हूँ केवल कि जो तरह-तरह की हमारे यहाँ विवाद है, तरह-तरह के विवाद, कहीं भाषा विवाद है, कहीं क्षेत्र विवाद है, कहीं, लेकिन एक झंडा ऐसा है जिस पर सारे लोग एक हैं।
तो इस पर आप क्या संदेश देना? नहीं देखिए ऐसा है कि एक तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा देश देश ना होकर के एक उपमहाद्वीप है, मतलब देशों का देश है समझिए आप। तो हमारे देश में विविधता बहुत है, भाषा की, संस्कृति की, संस्कारों की, धर्मों की, सब तरह की विविधता है। तो भारत जैसे देश में आपसी विवाद होना स्वाभाविक है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। मैं समझता हूँ अगर आप हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी देखें देखें तो आपको लगेगा कि शायद हम लोग कोई ज़्यादा विवाद नहीं है हमारे देश में और अमेरिका में भी ये समस्याएँ हैं, आप देखते हैं। तो ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। सारा देश एक ही बात, एक ही तरह, एक ही विचार से सोचे, ये कोई आवश्यक नहीं है वहाँ। जब तक लोगों का देश की अखंडता में विश्वास है, जैसा आपने कहा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के बारे में वो है, लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास है, तब तक आपसी मतभेद होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिरकार भाषाई विवाद हुआ, काफ़ी ज़ोरों में विवाद हुआ, उसके बाद भाषाई राज्य बने, कोई हर्ज नहीं है, तब उसके बाद में है। तो एक जगह ये भी मुहिम चल रही है, कुछ बड़े राज्यों को कुछ छोटे राज्यों में किया जाए, इस तरह के विवाद और बातें चलती रहती हैं। समाज कोई देखिए कोई स्थिर प्रज्ञ चीज़ नहीं है। समाज का जो बेसिक मामला है कि डायनामिज़्म है समाज में मतलब, तो इसमें के बारे में कुछ चिंता की मतलब हम ये मान सकते हैं आपके कथनों से कि विकास का जो है भी मार्ग है, आपस में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते, किसी बात का विवाद करते हैं, तो वो भी एक प्रगति का माध्यम है। हाँ, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको भारत की विविधता को पहचानना पड़ेगा। भारत जो है छोटे देशों की तरह से एक ध्रुवीय राज्य नहीं हो सकता। यहाँ पर तो तमाम जो है तरह-तरह के मतभेद है, सब है ये और कोई बुरी बात नहीं है। इतना बड़ा देश है ना, तो आप देखिए हमारे तो तमाम विविध संस्काएँ वो संस्था है। अब आप देखिए मोटी-सी बात है, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, वो हमारे आराध्य देव है। इस देश में रावण की पूजा भी होती है। आप देखिए ना, तो इसको आप ये थोड़ी कह सकते हैं भई क्या है सब में मतलब, हैं? हाँ, नहीं इसलिए इस जब तक आप भा जब तक मेरा मेरा कहना मानना ये है कि जब तक आप भारत की विविधता का सम्मान नहीं करते हैं, तब तक आप देश का सम्मान नहीं करते, ना देश को समझते हैं आप। नहीं खैर वो तो गणतंत्र दिवस पे देखने को मिलता है। पूरा देश एक सूत्र में पिरोया लगता है, हर प्रदेश की झांकियाँ होती हैं और आपका जो अभी पिछले एपिसोड में विचार नहीं, झाँकियाँ काफ़ी नहीं है, हमको जो है हृदय से बात को समझना चाहिए, कि भई हमको विविधता का सम्मान करना चाहिए। देश के तमाम लोगों की ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमारी तरह सोचें, हमारी बात मानें, हमारी वो करें, तो ये आवश्यक जी, जी। हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने जो बाँधा था इस संविधान को और हमेशा संविधान का लाइन आगे रहता है, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हमेशा संविधान की बात करते हैं, तो संविधान का पालन कितने लोग कर रहे हैं, ये एक समझदारी का मुद्दा हम जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, संविधान का पालन हम सब लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो संविधान का पालन नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ जो है क्या करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होती है। सवाल ये है कि आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं, आपको उसका उसका आदर करना चाहिए और संविधान का कि सिर्फ ये नहीं कि आप उसको धाराओं को माने, उसके नियमों से करें, आपको उसके प्रति एक आदर होना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अक्सर ये कहा जाता है कि भई कुछ संवैधानिक संस्थाएँ जो है ठीक से काम नहीं कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि उसके जो पदाधिकारी हो, उन पे चाहे किसी भी तरह का दबाव हो, उनको जो है अपने पद की रक्षा करनी चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। जी, मतलब संविधान सर्वोपरि है इस जी। देश में। बहुत-बहुत आभार आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, जो मुझे बार-बार उद्वेलित करता है कि आप अपने छात्रों को लास्ट क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अपने छात्रों से कहता था कि उनका पूरा नज़रिया उदारवादी होना चाहिए। जी। ये मैं उनसे कहता रहा। और वो तमाम बातों के बारे में मतलब बहुत बन के ज़िंदगी जीने से कोई पत्रकार नहीं बनता। ना कोई परंपराओं का पालन करने से पत्रकार बनता है। देखिए, पत्रकार का काम बेसिकली काम जो है, उसका काम जो है नॉन कन्फॉर्मिस्ट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है। जब तक कि वो ये 2 बातें नहीं करता, हाँ, उनको सीमा में रख के करना चाहिए। जब तक उसके पास ये 2 जो है क्या करना चाहिए, अनजस्ट नहीं है, गुड नहीं है, तब तक वो असफल पत्रकार नहीं बन सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप मीडिया मैप चैनल के साथ। अगले एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलते हैं, नए विशेषज्ञ और नए विषय के साथ। जय हिंद।